विज्ञान की दूसरी क्लास पहली वाली क्लास जो अपलोड की गई थी, तो आपके ज़्यादातर कमेंट्स यही थे कि सर हिंदी में समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए आज से हिंदी और इंग्लिश जो भी आगे क्लासेस आएंगे, दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन भी, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि इन वीडियोज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक पहुँचे। आज क्लास 6 का जो लास्ट लेक्चर रहेगा, इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास 7 की NCERT बुक। इसका देखिए एक चैप्टर छोड़ा गया है, पौधों को जानिए। पौधों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और मिक्सअप कर पढ़ेंगे सभी क्लासेस का एक साथ। तो और इसके अलावा देखिए, जब हम पूरी साइंस को ऐसे चैप्टर वाइज क्लास वाइज कवर कर लेंगे, तो आप कोई भी खुद से प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि सारे ही प्रश्न आपके पढ़े हुए में से होंगे, क्योंकि इससे बाहर आएगा ही क्या। क्योंकि हम सारा बिल्कुल क्लास वाइज चले हुए हैं और बिल्कुल चैप्टर वाइज, तो कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ दूंगा। इसके बाद मैं सारे प्रश्न हिंदी में ही पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं दोनों लैंग्वेजेस में प्रश्न पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। पहला कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। दूसरा है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तीसरा है विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स सही है। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमें मिलती है वो मिलती है फैट से। कार्बोहाइड्रेट से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, वैसे देखिए जो अगली क्लास में पूछा जाने वाला है, वैसे हमने जो पढ़ना ही अगली क्लास में, ऐसा मत सोचिएगा कि इनके बारे में हम बहुत कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्लास 6 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। क्लास 7 में इन्हीं के बारे में आप थोड़ा और पढ़ेंगे, क्लास 8 में और क्लास 10 तक तो आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न ये बनता है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको एकदम या इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए उन्हें क्या दिया जाना चाहिए। आपको पता है उनको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट का। तो क्या दिया जाता है खिलाड़ियों को? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन तथा खनिज का क्या काम है हमारे शरीर में? तो जो शरीर की वृद्धि तथा मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होते हैं, मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा विटामिन का क्या काम है? तो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो इन तीनों से अलग अलग भी प्रश्न बन सकते हैं कि शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है? तो ऑप्शन ऐसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो विटामिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस। उपयुक्त में से कौन सा जल में विलेय है, यानी कि वाटर सोल्यूबल है? तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा क्या पूछा गया? जल में विलेय है। तो मिट्टी का तेल आपको पता पानी में नहीं घुलता है। विलेय का मतलब वाटर सोल्यूबल, जो पानी में मिक्सअप हो जाता है, घुल जाता है। तो आपको पता ऑक्सीजन तो घुल ही जाती है, ऑलरेडी होती है पानी में ऑक्सीजन, तभी जो जलीय जीव हैं वो सांस ले पाते हैं। सिरका का तो आपको पता ही, नींबू का रस, आप नींबू पानी पीते ही होंगे। तो मिट्टी का तेल आपने देखा ही होगा कि पानी के ऊपर तैरता, घुलता नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4, मिट्टी के तेल को छोड़कर। तो देखिए जो पदार्थ पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उनको कहते हैं जल में विलेय पदार्थ, या गैसेस जो भी घुल जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस। जो पदार्थ जल में नहीं घुलते उन पदार्थों को कहते हैं जल में अविलेय पदार्थ या गैसेस, जैसे मिट्टी का तेल। नेक्स्ट है, इसके अलावा देखिए पीडीएफ आपको किस तरीके से चाहिए, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इनका लिंक दे दिया जाए, या आप इसके लिए अलग से कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाए। अगर आप कहते हैं कि सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो पीडीएफ है लिंक दे दिया करें, तो इस क्लास दूसरी का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और क्लास 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दे दिया करें। तो ये भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरा है कि हाथ की हथेली, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच। आपने बताना कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से पदार्थ पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट हैं। देखिए पारभासी कौन से पदार्थ होते हैं? जिनके आप आर पार देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। तो आपको पता है गत्ते का डिब्बा, इसके आर पार तो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। कांच के तो आर पार आप बिल्कुल साफ तौर से देख सकते हैं। तो कांच तो हो गया पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट, लेकिन पूछा गया है जिनके आप आर पार देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, यानी कि पारभासी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा हाथ की हथेली और तेल लगा कागज, यानी कि 1 और 2। 1 और 2 इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। वे पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, तथा जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी। देखिए मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट, ओपेक या ट्रांसलूसेंट, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्जाम में ट्रांसलूसेंट ही पूछा जाए, ओपेक भी पूछा जा सकता है। ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है, या इनकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि वे पदार्थ जिनके आर पार आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पारदर्शी या अपारदर्शी या पारभासी, क्योंकि इनके नाम ऐसे हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार आप देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी या ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं। हाथ की हथेली तथा तेल लगा कागज पारभासी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि औजारों में लोहे के फलक में बने वले में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वले वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वले में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? तो आप देख लीजिए, क्लास 6 का प्रश्न है और आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया, तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। देखिए, जब भी लोहे के किसी चीज़ को आप गर्म करेंगे वो फैलेगा ही, तो उसका आकार बड़ा ही होगा। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और देखिए प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है, आपको देखकर लग भी रहा होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गुब्बारे का फटना, दूध का दही बनना। और देखिए, इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रश्न में पढ़ रहा हूँ उसका आंसर और बात खत्म, आप उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ। जैसे इसमें अब बात आ रही है कि उत्क्रमित यानी कि रिवर्स्ड, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है, रिवर्स क्रियाएं क्या होती हैं। तो आप बिल्कुल समझ कर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न पढ़ा और उसका आंसर बता दिया और बात खत्म। गुब्बारे का फटना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना। नंबर 4 है, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। उपर्युक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित यानी कि रिवर्स्ड किए जा सकते हैं, यानी कि जिनको रिवर्स किया जा सकता है? जैसे कि दूध से दही बन गया, रिवर्स करने का मतलब कि दही से फिर दूध बना देना, ऐसा हो सकता है? बताइए मुझे। गुब्बारा फट गया, फटे हुए गुब्बारे से क्या फिर पहले जैसा गुब्बारा बनाया जा सकता है? नमक पानी में घुल गया है, नमक और पानी को क्या फिर से अलग अलग किया जा सकता है? तो आपने बताना कि इनमें से ऐसी कौन सी जो क्रियाएं हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है। तो देखिए, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। दूध से दही बनना नहीं किया जा सकता रिवर्स, गुब्बारा फट गया तो नहीं फिर पहले जैसा बनाया जा सकता। नमक अगर पानी में घुल गया तो आपको पता कि पानी को गर्म करने पर नमक और पानी अलग, नमक को फिर से प्राप्त किया जा सकता। तो तीसरा और चौथा, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा 3 और 4, 3 और 4, केवल 3 और 4। अब देखिए, इसके थोड़ी हम डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या होती हैं रिवर्स्ड जो क्रियाएं होती हैं। देखिए, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है यानी कि रिवर्स किया जा सकता है, कुछ को नहीं। गुब्बारे का फटना तथा दूध का दही बनना, जे परिवर्तन उत्क्रमित यानी कि इनको रिवर्स वे में नहीं किया जा सकता। जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेंकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट? तो गाजर, मूली, आलू और शलजम। आंसर आपको दिख ही रहा सामने, आलू। आलू क्या है? आलू है तना। आलू जड़ नहीं, आलू तना है, स्टेम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल तथा प्रकाश। तो इसका आपने बताना कि सही उत्तर क्या है, क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी रहता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण पर एक मैंने पूरी वीडियो इसी पर बनाई है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इसका जो राइट आंसर है 1, 2, 4, 5। देखिए, इसका प्रश्न का आंसर आप बिल्कुल गलत कर ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने गलत करना था, ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन उत्पाद है जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बनता है। लेकिन पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, तो ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद है, तो ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1, 2, 4 और 5। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस, उपर्युक्त में से किसका या किनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता? धारा रेखीय यानी कि स्ट्रीमलाइन। देखिए, जहाँ स्ट्रेट बॉडी लिखा गया स्ट्रीमलाइन होगा, स्ट्रीमलाइन, तो धारा रेखीय नहीं होता। 2 और 3 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि स्क्विड और ऑक्टोपस। तो मछली का क्या होता है? धारा रेखीय होता है शरीर। तो मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, ये मछली को पानी में गति करने में सहायक, यानी कि धारा रेखीय मतलब कि जहाज की तरह, जो हवाई जहाज होता है उसकी तरह। मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है, ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ जल में सुगम गति में भी सहायक होते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, परंतु स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, लेकिन उनका शरीर नेचुरली धारा रेखीय नहीं होता जैसे मछली का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन। आपने बताना कि उपर्युक्त में से किसमें या किन में श्वसन के लिए गिल या क्लोम नहीं होते, यानी कि कौन है जो गिल की सहायता से सांस नहीं लेते। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 और 3, व्हेल और डॉल्फिन। जो ऑक्टोपस होते हैं उनमें भी गिल होते हैं, वो भी गिल की सहायता से ही सांस लेता है ऑक्टोपस, जबकि व्हेल और डॉल्फिन में गिल या क्लोम नहीं होते। तो
तो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ऑक्टोपस के जल में श्वसन के लिए गिल या क्लोम होते हैं। गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। जे लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं, वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। देखिए नागफनी मरुस्थलीय एक पौधा है, तो किस भाग से होता है, तो तने में। देखिए पहला प्रश्न तो यही इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या नागफनी पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे कि मरुस्थलीय पौधा कहाँ होता होगा इसमें, तो तने के द्वारा इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा यानी कि ट्रांसपीरेशन द्वारा जल बहुत ही कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं, यानी कि या तो होती ही नहीं, अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्ती में होने वाले बाष्पोत्सर्जन से होने वाला जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। मोमी मीन्स बैक्सीलियर। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके अलावा देखिए अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी मरुस्थल में या उस जगह में कितना नीचे जाकर होता है, इसलिए पानी की खोज तक जो उनकी जड़ें हैं वो भी काफ़ी गहराई में चली जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें या किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न है कि कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है सारे। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पौधे, जीव, बीज। देखिए आपको पता है कि पौधे भी श्वसन करते हैं, जीव भी श्वसन करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज होना था कि बीज क्या श्वसन करते हैं या नहीं। बीज यानी सीड्स, तो 1 और 2 और 3। देखिए पौधों में भी श्वसन होता है, जीवों में भी श्वसन होता है, और बीजों में भी, बीज यानी सीड्स, इनमें भी श्वसन होता है। श्वसन सभी संजीवों का विशिष्ट लक्षण है। संजीव में पौधे भी आते हैं और जंतु भी। ये सभी संजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधे व जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण के देखिए उदाहरण भी दिए गए, कैसे आप इसको समझ सकते हैं। गेहूं की जो बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, जो गर्मी आपने देखा होगा, कोई बोरी है बीजों से भरी हुई, तो आप उसको अगर आप खोलकर देखेंगे और बीच में से बीज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको गर्मी महसूस होगी कि गर्म है। गर्मी इस करके महसूस होती है क्योंकि जो श्वसन या रेस्पिरेशन जो क्रिया है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक, यानी कि इसमें हीट रिलीज होती है। ये गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट्स के जरिए बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और आगे से देखिए जो भी वीडियोस आएंगे बिल्कुल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे। लेकिन वैसे देखा जाए तो मैंने प्रश्न पहले ही हिंदी में बना रखे थे। ये सारे प्रश्न फिर मैंने दोबारा से क्रिएट किए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो कमेंट्स के जरिए बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और देखिए ये मेरी गारंटी है कि आपको साइंस के जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे 30 आए चाहे 35 आए, तो 35 के 35, 30 के 30 प्रश्न हमारे पढ़े हुए में से होंगे। जो मैं बिल्कुल आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ऐसे आपको कोई भी पढ़ाएगा नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।